आज हम लोग शुरू करते हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं और इसके साथ साथ हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। हम बात करें कि इन दोनों को साथ क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जैवाणु क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जिससे हम बने हैं उसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यही हुआ कि जो हमारे सजीवों की रचना जिनसे हुई है, जो जिससे हमारा निर्माण हुआ है, वो जैवाणु कहलाते हैं। तो जीव के अणु होते हैं ये। बायो मीन्स लिविंग, मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु जो होते हैं। तो जिससे जीवित चीजें बनी हैं उन अणुओं को हम कहते हैं जैवाणु। और पोषक तत्व क्या होते हैं, क्या इनसे भी हम बने होते हैं? कैसे हम डिफाइन करेंगे पोषक तत्व को, बताएं आप लोग। पोषक तत्व जो होता है ये हमारे आहार के घटक होते हैं। आहार के घटक, घटक समझ, अच्छा हिंदी समझ जाते हो ना, प्रॉपर हिंदी या प्रॉपर इंग्लिश भी है, क्योंकि आहार के हिस्से भी लिख सकते हो आप, आहार के भाग भी लिख सकते हो। तो अगर वर्ड्स मुश्किल लगे तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप नॉर्मल हिंदी में समझ सकते हो। क्या समझ आ जाता है ये? जी सर। अच्छा, आप लोगों का माध्यम हिंदी है सबका? जी। चलिए तब तो अच्छी बात है, तब तो बिल्कुल समझ आएगा। तो आहार के घटक जो होते हैं इनको हम कहते हैं पोषक तत्व। तो जिनसे हम बने हैं और जिनको हम खाते हैं, इनमें क्या कनेक्शन है? कोई रिलेशन, ऐसा कोई कनेक्शन जो आपको लगे, दिखे तो आप बताएं। दरअसल दोनों सेम होते हैं, ये दोनों जीव के अणु और आहार के घटक। आप किससे मिलके बने हैं? आप प्रोटीन से मिलके बने हैं, फैट से मिलके बने हैं, है ना, और कार्बोहाइड्रेट है कुछ आपके अंदर, लिपिड है। तो ये सारी चीजें मिनरल्स हैं, इन सब चीजों से आप बने हैं। कैल्शियम है, वही फास्फोरस है, यही तो है मिनरल्स, यही तो खनिज है। और आहार के घटक क्या होते हैं? वही चीजें होती है। हम आहार में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। आप देखें, बड़ी विडंबना है यहाँ पर कि जिन चीजों को हम खाते हैं हम भी उन्हीं से बने हैं। भाई कॉमन सी बात है ना, हम भी किसी, आप ऐसा समझ लें कि जो फूड चेन है जिसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं, आहार श्रृंखला के हिसाब से अगर सबसे निचले स्तर का प्राणी जो है वो शाकाहारी है तो हम तो काफी ऊपर के स्तर पे आएंगे, तो हम इस हिसाब से शाकाहारी नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर हम मान लें कि एक मान लीजिए चिकन मान लीजिए, या जो कोई भी ऐसा छोटा पशु है जिसे हम खाते हैं, तो उसके हिसाब से हम अगर मांसाहारी है तो हम उसे खा रहे हैं, उसका शरीर भी उसी से बना है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से। और कोई ऐसा भी जीव है जो हमें भी तो खा सकता है, तो हमें खा के उसे क्या कंकर पत्थर थोड़ी मिलेगा, उसे भी तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसे भी तो प्रोटीन चाहिए, उसे भी वसा चाहिए। तो हमारा शरीर भी उसी से बना है, तभी तो वो हमें खाएगा। मतलब एक लॉजिक की बात है। तो आप जिसको खाओगे उसी से आप बनोगे, है ना। तो जो चीजें हम खाते हैं, पहले क्या होता है, आपने खाया प्रोटीन, आपने खाया प्रोटीन। ये प्रोटीन कहां से लिया था? ये लिया था पौधे से लिया था प्रोटीन, ठीक है। ये अलग प्रोटीन था, इसका अलग हिसाब था। अब ये जो है आपके शरीर में पहले इसका पाचन हुआ तो क्या बना? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल बन गया, ठीक। अब ये अमीनो अम्ल आपकी कोशिकाओं में पहुंच के वापस क्या बनेंगे? प्रोटीन। अब आप कहोगे ये क्या चक्कर है, ये प्रोटीन से अमीनो अम्ल जब बना के वापस प्रोटीन बनाना था तो ये तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अमीनो अम्ल आपको पता है हमारे पास 20 तरह के होते हैं। थोड़ी देर बाद हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो कुल अमीनो अम्ल होते हैं ये 20 तरह के होते हैं, जिसमें से 10 हमारे लिए एसेंशियल होते हैं यानी कि आवश्यक, और 10 जो होते हैं ये हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, यानी कि 10 हमारा शरीर खुद बना सकता है और बाकी 10 आपको बाहर से चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। कुछ लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, मास गेनर लेते हैं, तो वो ऐसे 10 अमीनो अम्ल लेते हैं बाहर से जो हमारे शरीर में नहीं बन सकता है। तो कुल मिला के आप ये कह दें कि ये जो प्रोटीन है ये आपके लिए एसेंशियल है, ये आप वो प्रोटीन ले रहे हैं जो आपके शरीर में नहीं बन सकता, और यहाँ आप इसको अमीनो अम्ल में तोड़ रहे हैं और फिर इन्हीं अमीनो अम्ल को दूसरे तरीके से जोड़ के एक नया प्रोटीन बना रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है। इस प्रोटीन की जरूरत आपको नहीं है, प्लांट को थी। ये प्लांट ने अपने हिसाब से बनाया था, पौधे ने, वो आपके हिसाब से क्यों बनाएगा? वो हमारे हिसाब से क्यों बनाएगा? वो अपने हिसाब से प्रोटीन बना के रख रहा था और उसके टुकड़े हुए हमने क्या किया, हमने उसको पहले छोटे टुकड़ों में बांटा, अमीनो अम्ल, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको प्रोटीन दोबारा से बना लिया। इस बार हमने ऐसा प्रोटीन बनाया जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक था, है ना। तो
इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आहार के घटक है और जो जीव के अणु है, ये दोनों में काफी समानता है और दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक्स को एक साथ रखा है, जोड़ के इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है एक आध दिन तक चले ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं लास्ट में वो टॉपिक भी इसमें ऐड कर दूंगा, जब आपको मिनरल्स की कमी से या फिर विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती है, डिजीज होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, विटामिन के नाम पढ़ेंगे, सबके नाम क्या है, उनसे भी कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, है ना, कई सारे विटामिन है, तो उन सबको हम देखेंगे। तो थोड़ा सा लंबा ये टॉपिक होगा, पर ये एक टॉपिक नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें, आप जो समय दे रहे हैं उसका सदुपयोग किया जाएगा और इसमें 3-4 टॉपिक आपके एक साथ फिनिश हो जाएंगे। तो हम धीरे धीरे करके शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से समझते हैं इसको कि क्या होता है जीव के अणु और क्या होते हैं आहार के घटक। इन सब पे हम पहुंचेंगे वापस, ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब हम दोबारा करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो जीव के अणु या फिर आहार के घटक हम लिखे कौन कौन से होते हैं, तो हम लिख लेते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, है ना। दूसरा प्रोटीन, अच्छा हिंदी में भी लिखना होगा, एक ही बात है, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही लिखते हैं, या फिर अगर कहीं पे इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है शुगर, है ना। ये टेस्ट में मीठे होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये टेस्ट में आपको स्वीट लगते हैं, इसलिए इनको शुगर भी कहा जाता है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है शर्करा। गाँव घर में हम लोग भोजपुरी वगैरह में चीनी बुलाते हैं, मिश्री बोल देते हैं, लेकिन इसको ऐसे शुगर को हिंदी में शर्करा कहते हैं। तो आपके लिए जो साइंटिफिक वर्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पता चला पेपर में देख लिया शर्करा क्या है तो फिर कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए ऐसे याद रखना है शर्करा। और अगर कहीं स्टार्च लिखा हो, कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट, इसका एक प्रकार होता है जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि पौधों में जो भोजन होता है वो संचित होता है, किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पौधों में जो खाना, जैसे आलू है, आलू उनके लिए एक तरीके से वेस्ट है, वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इकट्ठा कर दिया और वो आलू जो है हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, स्टार्च होता है उसके अंदर। तो ये स्टार्च जो है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मंड। तो इसके बारे में हमने शायद डिस्कस किया भी था, पर जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसको हिंदी में भी हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। और दूसरा वाला हो गया प्रोटीन। तीसरा क्या हो गया, फैट, वसा। चौथा क्या हो गया, मिनरल्स, जिसको हिंदी में हम कहें तो खनिज। इसके अलावा जल, ये तो जीवन है, इसको कैसे भूल सकते हैं। कितने परसेंट है आपके शरीर में पानी, वाटर का अमाउंट कोई बता सकते हैं, कितने परसेंट आपके अंदर वाटर है? 65%। हाँ सही जवाब, 60 to 65% वाटर होता है। तो आपके अंदर 70% रेंज करता है, ऐसे आपको ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन ये होगा, दूसरा ऑप्शन होगा ऐसे, तो आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा, तो आप ये वाला टिक कर पाएंगे, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर वाटर का अमाउंट एग्जैक्टली सेम नहीं होता, है ना। किसी के अंदर 60 भी होता है, किसी के अंदर 67 भी पहुंच जाता है, 69, तो एक रेंज होता है, तो उस रेंज में आपसे दिया जाएगा 60 से 70 के बीच में कोई भी संख्या अगर आप कहें तो ठीक है, वो चला है ना, चलने लायक है। प्लांट में तो किसी प्लांट में तो ऐसा होता है 95% तक वाटर होता है, जो पानी के अंदर जो ज्यादातर प्लांट होते हैं उनके अंदर 95% वाटर होता है। तो वाटर तो काफी एक इम्पोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण घटक है हमारे भोजन का भी और हमारे शरीर का भी। तो ये हो गए हमारे घटक। इसके अलावा आहार के घटक में कुछ फाइबर्स भी आ जाएंगे, इसको भी हम देखेंगे अलग से, जिसको कहते हैं रेशे। आपने पढ़ा होगा कि ये फाइबर्स जो होते हैं ये हमारे शरीर को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं पहुंचाते, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर पे पाचन क्रिया में मदद करते हैं, है ना, पाचन क्रिया के अंदर मदद करेंगे। अच्छा, इसी के अंदर ये भी ऐड कर लेते हैं मिनरल्स वाले में, विटामिन एंड मिनरल्स दोनों साथ में, विटामिन तथा खनिज। अच्छा, आहार के घटक जब आपसे पूछा जाए, आहार के घटक तो कौन कौन से घटक होते हैं, एक
तो ये हमने नाम लिख लिया। एक और तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, उसको मैं ऐसे ओरली समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक को कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, लिख ही देता हूँ चलिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट, और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब जिसकी जरूरत हमें अधिक मात्रा में हो, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं अल्प पोषित तत्व, और इसको अति बोल सकते हैं, अति पोषित तत्व, जो आपको अत्यधिक मात्रा में चाहिए। तो आपसे अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 9 3 5 5 9 3 1 1 9 7 तो आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि फैट जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में आएगा या माइक्रोन्यूट्रिएंट में, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए या कम मात्रा में चाहिए? कम मात्रा में। कम मात्रा में। आप अपने भोजन को अगर क्या खाते हैं, आप कहाँ से हैं बताइए, आप बिहार में कहाँ से हैं? किशनगंज से। किशनगंज से। तो आपका मतलब फेवरेट टाइप वहाँ का डिश क्या है, जैसे आप जो रेगुलरली खाते हो? भात दाल। मोमो चाउमीन वगैरह ज्यादा नहीं खाता है। अच्छा, मोमो चाउमीन में तो फैट ही फैट है। बनाल सटा हुआ है इसलिए। हाँ, तब तो खतरनाक, तब तो आप फैट लेते हैं। फैट जो है ये हम लेना नहीं चाहते, हालांकि हम लेना कम ही चाहते हैं, लेकिन फैट मिल जाता है। दिक्कत ये है कि हर चीज़ आजकल ऑयली मिल रहा है, तेल है ना, हर जगह है, दूध में भी फैट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट भी होती है। तो कुल मिला के अगर आप ऐड करें तो ये एक ठीक ठाक मात्रा में आपको चाहिए फैट, मतलब बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, हम नॉर्मली इसको ठीक ठाक मात्रा में लेते हैं, तो वो ठीक ठाक मात्रा इसमें आता है ना, अधिक वाले में। आपको माइक्रो वाले में किसको रखना है, जैसे आयरन, आयरन की जरूरत होती है बॉडी को, सबको पता है। आयरन से क्या करते हैं, आयरन मैन बनेंगे। आयरन हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से। तो क्या आयरन मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि हम आयरन के पीसेस निकलने शुरू कर दें तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको हमें बहुत कम अमाउंट में लेना है ना। वो हमारे लिए उतना ही उपयोगी है, मतलब एक अनुकूल मात्रा में ही उपयोगी है। अगर ऐसा हो जाए कि हम उसको जरूरत से ज्यादा ले लें तो नुकसान पहुंचा देगा। तो हम, ऐसा नहीं होता कि हम कहीं लोहार के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया थोड़ा लोहा पीस दो, हमको दूध के साथ लेना है। हम पालक खाते हैं, है ना, हम ऐसी चीजें खाते हैं, कैरेट खाते हैं, पालक खाते हैं, ऐसी चीजें जिनमें है ना मतलब पत्तेदार हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती है उनको खाते हैं, ताकि उससे हमें क्या मिले, आयरन मिल जाए। तो आयरन आपको बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, बहुत कम, है ना। अगर किसी में कमी हो जाती है तो उसकी अलग से गोली भी आती है, तो वो भी टैबलेट भी दी जाती है। पर आयरन आपको इतना कम चाहिए कि उतना अगर आप खाएंगे तो आपके पेट का 1% भाग भी नहीं बढ़ेगा। पर रोटी और चावल की बात करें तो आपको अच्छे अमाउंट में चाहिए रोटी और चावल, है ना। वहीं दूध की बात करें तो दूध आप चम्मच से थोड़ी पियेंगे तो 1-2 गिलास लोटा पियेंगे, तो फैट भी आ जाएगा। प्रोटीन भी आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अब दाल खाने की बात आई तो दाल में ऐसा थोड़ी होगा कि दाल हम 1 चम्मच खा के छोड़ देंगे। दाल तो खाएंगे तो चावल दाल खाएंगे या फिर रोटी के साथ खाएंगे तो अधिक मात्रा में खाएंगे, है ना। तो प्रोटीन भी आपको अधिक चाहिए। अब विटामिन की बात करें, विटामिन, किसी ने हमको कहा कि भाई विटामिन ई जो है उसको कहते हैं ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन, ठीक है। तो विटामिन ई हम लेना शुरू किए, तो अब इतना विटामिन ई खा लिए कि इनविजिबल टाइप होने लगे, इतने गोरे हो गए किसी को दिखे ही नहीं। तो ये भी दिक्कत है ना। अब विटामिन ई का अगर आपके अंदर एक्सेसिव अमाउंट हो जाए तब भी वो समस्या करेगा। अब कोई आपको बोल दे कि विटामिन डी उससे मिलता है आपको सूरज की रोशनी से, सही बात है, सूरज की रोशनी हमारे शरीर के लिए कुछ हद तक उपयोगी है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन अगर हम दिन रात को तो खैर नहीं, दिन में पूरे दिन अगर हम छत पे सोए रहें गर्मी के मौसम में तो विटामिन डी के बदले में बुखार मिल जाएगा, तो ये अलग ही वो हो जाएगा। तो इसलिए विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें जो होती है आपको कम मात्रा में चाहिए होती है। तो आप इनको खाली आप माइक्रो न्यूट्रिएंट में रख सकते हो, बाकी ये जितने भी आए, है ना, ये सब के सब आ जाएंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट में, ये सब आपको ज्यादा चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ विटामिन और मिनरल्स आप रख लें, है ना, कि आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, बाकी सब मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आ जाएंगे, आपको अधिक मात्रा में चाहिए।
तो हालांकि ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कहीं ऐसा देखने को मिले तो आप चौंके ना कि हाँ भाई हमने पढ़ लिया है और फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके देखे हुए टर्म्स होंगे तो नया नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अभी हम इन पे फोकस करते हैं, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। पहले तो सबके फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, इन सबका क्या क्या काम है, फंक्शन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है? बताएं। एनर्जी गिविंग फूड होता है ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करना है ना, इसका मेन काम है। किसको ऊर्जा प्रदान करेगा? हमारे बॉडी पार्ट्स को मेनली, है ना। सबसे ज्यादा ध्यान ये किसका रखेगा? नर्वस सिस्टम का, दिमाग का। तो दिमाग जो है वो ज्यादा जरूरी है इसके लिए। दिमाग को पहले नर्वस सिस्टम जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको सबसे पहले ये एनर्जी देगा, वो चलेगा तो हम चलेंगे। तो इसलिए ब्रेन को सबसे पहले ये देखेगा, प्रायोरिटी देगा। और प्रोटीन की अगर हम बात करें, हाँ शायद किसी का माइक ऑन है, देखिए एक बार चेक करिए जरा, कहीं से शोर हो रहा है, जरा देख लीजिए। तो प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन का काम होता है आपको एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग, है ना, शरीर का निर्माण। बॉडी बिल्डिंग का मतलब वो जॉन सीना वाला बॉडी नहीं बनाना, सबके अंदर बॉडी बिल्डिंग होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिपेयर, ये सब चीजें, ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि रख रखाव और मरम्मत। रख रखाव, मरम्मत, ये सब करना और थोड़ी वृद्धि करते रहना, तो ये सब काम होता है प्रोटीन का, है ना। आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो मतलब आप प्रोटीन कहीं ना कहीं से दे रहे हैं। फैट का काम भी थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करना, बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा हेल्प करता है ये, यानी कि शरीर की वृद्धि। कुछ लोग ज्यादा ही मोटे हो जाते हैं, मोटापा हो जाता है ना, ओबेसिटी, तो वहां पे क्या होता है, उनके शरीर में ताकत कम होती है और वजन ज्यादा होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? फैट। तो अनडाइजेस्टेड फैट जो है ये बहुत खतरनाक, घातक हो सकता है आपके लिए। अगर आप फैट ले रहे हैं, यानी कि आप वसा खा रहे हैं और अगर आप उसको पचा नहीं पा रहे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत है ना, समस्या हो जाएगी। तो जिन्हें आदत होती है वही लोग इसको ज्यादा डाइजेस्ट कर पाते हैं और पचा सकते हैं, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना। तो हमारे यहाँ तो है, गांव में रहने वाले लोग हैं, मान लीजिए दूध दही खाते हैं, घी खाते हैं तो पचा लेते हैं। शहर के लोगों को 3 दिन घी पिला दीजिए तो ऐसा लगेगा जैसे फुटबॉल की तरह बन गया है। तो वही है कि ये डाइजेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। इससे एनर्जी भी मिलती है थोड़ी सी, एनर्जी गिविंग फूड, मैंने आपको बताया था लगभग डबल एनर्जी देता है ये, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी एनर्जी देगा आपको, ऊर्जा। लेकिन सवाल ये है कि वो ऊर्जा आप निकाल तो पाओ इससे, आप वो ऊर्जा जो है वो आप यूज तो कर पाओ। पता चला आपसे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो फिर उस ऊर्जा का क्या करोगे, है ना। तो वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि जरूरी नहीं है कि मतलब आप कार्बोहाइड्रेट खाओ तो हमेशा आपके लिए फायदेमंद है, आप फैट को छोड़ दो और कार्बोहाइड्रेट ही खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। फैट भी आपकी बॉडी के लिए प्रॉपर अमाउंट में जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। अब जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लोगे या फिर गलत कार्बोहाइड्रेट ले लोगे तो वो भी नुकसान करेगा आपको। आप सोचोगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट में तो शुगर आता है तो हमें एनर्जी चाहिए, तो खाना वाना, मान लो आप किसी दिन अकेले खाना बनाना पड़ गया तो आप क्या करेंगे कि अपना एक ग्लास लिया, उसमें आधा किलो चीनी मिला के और पानी मिला के, ठीक है चलो शुगर है तो डायरेक्ट हमें एनर्जी देगा, लेकिन फिर होगा क्या इससे कि अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचाएगा। उस समय तो आपको एनर्जी दे देगा पर अल्टीमेटली आपको ये नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ बैड होते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गुड होता है, कौन सा बैड होता है। जैसे कैंडी वगैरह होते हैं, चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, जो टॉफी वगैरह मिलती है, इन सब में भी होता है कार्बोहाइड्रेट, मिठास भी होती है, तो उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि इनमें शुगर होता है। लेकिन ये सब फायदेमंद नहीं होते। फायदेमंद वही होते हैं जो अनाज में, फूड ग्रेन्स में होते हैं, जो गेहूं में है, जो चावल में है, जो मक्के में है। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी होती है। तो हमें गुड कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, तब सही है। फैट भी हमें वो लेना चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल हो। अच्छा, फैट जो है ये 2 तरह का होता है बेसिकली, एक एनिमल वाला और एक प्लांट वाला। एनिमल और प्लांट,
तो एक जंतु से आपको मिलता है फैट और एक मिलता है पादप से। तो आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे, आपके लिए कौन सा बढ़िया है? सर ये बोला पादप हाँ, जंतु से नहीं होता ना, जंतु वाला जैसे मछली हो गई। मछली। तो मछली का क्या काम, हो तो सूर्य के किरण से ही मिल जाता है ना। मिल तो जाता है सूरज की किरण से। कुछ लोग कहते हैं मछली खाने से दिमाग भी विकसित होता है। नहीं, सही बात है, दिमाग पे तो उसका एक्शन होता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं ऐसे, इसका दिमाग पे एक्शन होता है। लेकिन मछली खा के दिक्कत ये, कई लोगों का तो हाजमा ही बिगड़ जाता है मछली खा के, उसको डाइजेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। जो बचपन से जो खा रहा है वही खा सकता है, पहली बार किसी को मछली खिला दीजिए तो नहीं होगा, उससे नहीं पचेगा वो, है ना। तो अच्छा, आप कंपेयर करके मुझे बताइए, आपको अगर आपको हेल्दी रहना है, आप डॉक्टर से पूछने जाइए कि भैया हमें हेल्दी रहना है तो हमें सरसों के तेल में खाना बनाना चाहिए या घी में खाना बनाना चाहिए, तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देगा? घी में। घी में। घी को डाइजेस्ट करना, घी को पचाना अधिक मुश्किल है, उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और अगर प्योर नहीं है घी, प्योर है तब तो फिर भी ठीक है, थोड़ा कम होगा बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर प्योर नहीं है, अगर मिलावट है, तो वो कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में यानी कि आपकी धमनी में जम सकता है और कल को वो हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है। तो इसलिए हम जनरली प्रेफर किसको करते हैं? प्लांट वाले प्रोडक्ट को। लोग कहते हैं कि भाई आपको प्लांट वाले प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, जैसे कि आप तिल का तेल ले लो, आप नारियल का तेल ले लो, आप सरसों का तेल ले लो, मूंगफली का। तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसे डाइजेस्ट करना आसान होता है और डाइजेस्ट करना आसान होता है। इसके अलावा ये वेस्ट मटेरियल इनका जो बचता है ये बॉडी से बाहर भी इजीली रिलीज हो सकता है। लेकिन जो एनिमल वाला प्रोडक्ट होता है, एनिमल वाले प्रोडक्ट को आप जनरली देखोगे ये सॉलिड होता है। दोनों में फर्क कैसे समझोगे? अगर घी को पिघला के दे दिया जाए और बगल में कोई ऐसा तेल रख दिया जाए जो सेम कलर का हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि दोनों में से कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है, कौन सा प्लांट? जो एनिमल प्रोडक्ट है ये जनरली सामान्यतः सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में होता है, और जो प्लांट वाला है ये जनरली लिक्विड में होता है। जैसे आप देख लो सरसों का तेल और वहीं आप देख लो मीट, चाहे किसी भी एनिमल का हो, तो वो सॉलिड है ना, उसके अंदर होता है, आपको फैट मिलेगा। क्या है? कौन सा? डालडा। डालडा तो एक तरीके से आप कह दें कि मिक्सचर है ना। तो डालडा कोई प्योर ऐसे सोर्स नहीं है कि मतलब किसी एक चीज से बना हुआ या किसी जंतु या किसी प्राणी से बना हुआ, उसके अंदर अलग अलग चीजों को मिश्रण करके बनाया जाता है डालडा, और एक तरीके से वो खाना भी हमारे लिए सही नहीं है। घी का एक अशुद्ध रूप क्या आप कह दें, है ना। तो जैसे सस्ता घी होता है, जैसे एक होता है बादाम। बादाम किसको कहते हैं? बादाम होता है एलमंड्स, और मूंगफली को क्या बोलते हैं? पीनट। अब कितने लोगों ने बादाम बोल के पीनट खाया है ये बताएं। ये बताइए कि पीनट को बादाम बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं सर। हमारे साथ तो प्रैंक हो गया था। हम जब ये, हाँ गरीबों का बादाम है, क्या करें, ये सब लोग हमारे बिहार में जो है लोग ऐसे। तो हम जब पहली बार आए थे तो हमसे कोई कहा यहाँ पे कि भाई हमारा दिमाग बहुत धीरे चल रहा है, तुम थोड़ा बादाम उदाम खाओ। तो बोला भाई कुछ होगा, फिर ठीक है, टीचर ही दिए थे सलाह, तो हम कहे ठीक है भाई ऐसे ही है तो हम ले आते हैं। हम गए दुकान पे गए तो दुकान में थे भाई साहब, पूछे हमसे कि क्या चाहिए, हम कहे कि भाई बादाम दे दो हमको। ठीक है भाई, कितना चाहिए? वो छोटी एक पन्नी, इतनी सी छोटी सी एक प्लास्टिक की पन्नी आती है, वो उठा के चल दिया। बादाम वो कहीं कट्टे वट्टे में बोरे में रखा था, तो वो चल दिया उस तरफ, और उसने कहा कि भाई कितना चाहिए? तो हम सोचे क्या बार बार आना, क्या लेना। हम बोले 1 किलो चाहिए। तो 3 बार हमको ऊपर से नीचे तक देखा, तो हमको लगा भाई क्या हो गया इसको, ये तो है ना अजीब तरीके से देख रहा है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो नहीं 1 किलो बादाम तो बहुत कम लोग लेते हैं। मैंने कहा क्या हो गया 1 किलो बादाम, हम लोग तो ऐसे ही खाते रहते हैं, और यहाँ तो भूजा भूज के खा जाते हैं बादाम। सही बात है भाई। वो ले आया, अब वो ले आया तो हम देखे कि यार ये तो कुछ और है।
हम कंफ्यूज, उससे पूछे क्या भाई कितना पैसा देना है, उसने बताया 1250 रुपये मात्र। मैंने कहा यार ये तो खतरनाक हो गया है, तो रखो वापस रखो इसको, 10-5 दाना दे दो इसमें से गिन के। तो मतलब ऐसा होता है कई जगहों पे कि आप लोकल लैंग्वेज और थोड़ा जो आपका यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो डालडा है वो घी का एक अशुद्ध रूप है। डालडा मिश्रण करके बनाया जाता है और उसमें कई तरह के तेल और उसका घी का थोड़ा सा मिश्रण होता है। तो जिसको सस्ता घी खाना होता है वो डालडा का इस्तेमाल करते हैं। तो सस्ता घी खुद से तो कोई नहीं खाता, हाँ हलवाई खिला सकते हैं। हाट बाजार लगता है, क्या बोलते हैं उसको, हाट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाँव में? ढाबा। ढाबा भी बोलते हैं। और जो वो मार्केट लगता है, जो सब्जी वाला मार्केट किसी किसी दिन लगता है ना, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, ऐसा कुछ होता है हिसाब। उसको हाट ही बोलते हैं ना? हाँ हाट बोलते हैं शायद, हमारे यहाँ तो हाट बोलते हैं। तो हाट पे जो जलेबी वाला होता है वो यूज करता है डालडा, क्योंकि वो अब आपको 1 हफ्ते बाद ही मिलेगा। अब आज आप उसने आपको डालडा खिला दिया या जो भी हुआ, आपकी तबीयत खराब हुई, 2-4 दिन में आप सब भूल जाइएगा, तब वो अगले हफ्ते फिर आपको उसी दिन मिलेगा। तो आप उसको कुछ बोल भी नहीं पाइएगा। जिसकी परमानेंट दुकान है वो अगर खिला देगा तो अगले दिन आप उसको पीटने चले जाइएगा। तो जो मेले में चले जाइए वहाँ भरपूर इस्तेमाल मिलेगा आपको डालडा का, है ना। दिल्ली वगैरह में कम फेमस है, यहाँ पे कम चलता है ये सब, थोड़ा यहाँ तेल ही मिलता है। सीतामढ़ी साइड में मिलता है। हाँ हाँ हाट लगता है सीतामढ़ी साइड में, वहाँ मेरा घर है ना। अच्छा। तो वहाँ देखे थे, हफ्ता में 1 दिन मार्केट लगता है, 2 दिन। हाँ, तो उसमें ये सब बहुत आते हैं। उसमें जो है ये तुरंत आपको गोली देके और डालडा है ना, जो शुद्ध घी में बनना चाहिए, जो तेल में बनना चाहिए, अच्छे तेल में, उस प्रोडक्ट को आपको बना देंगे डालडा में और फिर खिला देंगे। आपको टेस्ट खराब लगेगा या ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसने खाया है हमेशा से सही प्रोडक्ट, उसको पता चल जाएगा कि ये गलत है, तब तक वो गायब। मेले में चले जाइए, वहाँ तो डालडा क्या पानी में छान के निकाल देते हैं जिलेबी, है ना। तो मेलों में तो अब आप पहली बार गए हो, मान लो आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, तो ऐसे हो जाएगा कि भाई आप पता ही नहीं चलेगा आपको क्या दे दिया। तो ऐसे जगहों पे इस्तेमाल होता है। लेकिन डालडा ऐसे कहें तो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो मिश्रित एक वस्तु है और वो खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जब तक ये बहुत जरूरी नहीं हो जाए और बहुत मजबूरी नहीं हो तब तक उसका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हम बात करें, फैट की बात कर रहे थे, और इसके बाद है विटामिन और मिनरल्स। मैंने आपको बताया ये आपको कम मात्रा में चाहिए आपके शरीर को। मिनरल्स में कुछ मिनरल्स के नाम आप लोग बता दें मुझे, कौन कौन से मिनरल्स आपको चाहिए, खनिज। कोई भी बता दें। सर आयोडीन, आयरन, लोहा भी हो जाएगा। हाँ, कैल्शियम, पोटेशियम। पोटेशियम ठीक है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी चाहिए, ठीक है। क्लोरीन चाहिए कि नहीं बताइए। क्या बोले सर? क्लोरीन, क्लोरीन। हाँ क्लोरीन, Cl वाला क्लोरीन, ये वाला। पता नहीं। क्लोरीन का नहीं पता सर, क्या कार्य होता है क्लोरीन का? क्लोरीन जो है ये बहुत चाहिए आपको। आप जो नमक खाते हैं उसके अंदर NaCl ही होता है। ओह माय गॉड। तो कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है। देखिए ये सामान्य नमक का सूत्र होता है, सबको बताइए। और इसी में थोड़ा सा हम क्या मिला देते हैं, आयोडीन, है ना। तो आयोडीन मिला देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फ्लोरीन भी मिलाते हैं। ये तीनों भाई रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। बस ब्रोमीन नहीं रहता, ब्रोमीन थोड़ा खतरनाक है अपने लिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, इसमें से आयोडीन का काम तो आप सबको लगभग पता होगा। जी। क्या कार्य होता है आयोडीन का? वो थायराइड को नियंत्रित करता है। हाँ, वो एक हार्मोन बनाने में मदद करता है जिस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। और उससे कौन सा रोग होता है उसकी कमी से? ये घेघा रोग होता है। घेघा, गॉइटर, ठीक है। और क्लोरीन तो आपको चाहिए, आप साधारण नमक खाते हैं। क्लोरीन का एक और प्रयोग आप याद रख सकते हैं, आपके स्टोमक में यानी कि आमाशय में एक वहाँ एक तरीके से बोलो कि जो भोजन का पाचन होता है उसके लिए अम्लीय माध्यम होता है आपके आमाशय में, यानी कि एक तरीके से स्टोमक जिसको बोले, स्टोमक के अंदर जो भोजन का पाचन होता है, इस पाचन की क्रिया के लिए आपको माध्यम वहाँ पे अम्लीय यानी कि एसिडिक मीडियम चाहिए। तो आप एसिड बाहर से खा नहीं सकते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आप NaCl में जो क्लोरीन लेते हो
वो आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन के साथ जुड़ के और एक एसिड बनाता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो क्लोरीन का एक ये भी इस्तेमाल है कि वो हमारे उदर में या आमाशय में HCl बनाने में काम करता है। ये जो एसिड है ये एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, ये आपके बॉडी से जर्म्स को किल करता है ना, कीड़ों को मारता है। आपने अच्छा बिहार में सप्लाई वाला पानी आता है आप लोगों के घर पे, जो वो आता है टैप से पानी आता है जो नल से? नहीं, तो अब स्टार्ट हुआ है सर, अब कहीं कहीं आता है। अभी जो नया वाला स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, कई लोग डोल बाल्टी लेके खड़े रहते हैं, कहीं नुक्कड़ पे हम देखे हैं, गाँव गए हैं तो एक आध बार। हाँ तो अभी इधर नहीं है। हाँ, एक आध जगह ही आया है गांव में कनेक्शन, किसी गांव में हुआ है, सीतामढ़ी साइड में कुछ जगह देखे हैं, लेकिन यहाँ पश्चिमी चंपारण में नहीं देखे। अच्छा, तो अभी हर इलाके में हो सकता है कि नहीं हुआ हो, है ना। लेकिन उसमें जो पानी आता है तो वो पेयजल होता है, पी सकते हैं ना उसको। हाँ, तो उसके अंदर क्लोरीन की स्मेल आप लोगों ने कभी फील किया है कि उसके अंदर क्लोरीन की स्मेल होती है? वो जो पानी आता है वो सप्लाई वाला साफ होके आता है, तो उस पानी के अंदर क्लोरीन की एक तरीके से बोले आप स्मेल होती है। ये आपने कभी नोटिस किया हो कि ये पानी उस वाले पानी से अलग लग रहा है, जो हम पहले हैंडपंप से पानी पीते थे उससे अलग लग रहा है? किसी को ऐसा लगा है? तो अभी उसका पानी पिए नहीं है। अच्छा। कैसे लगेगा? हाँ, ये बात भी सही है। आप अगर पिएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ स्मेल आपको अलग सी लगेगी, और वो स्मेल कभी कभी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा होता है कि जो जल बोर्ड होता है, जो आपका ऑफिस होता है जल बोर्ड का, वहां पे जब पानी को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है तो उसके अंदर कीड़ों को मारने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। तो क्लोरीन एक ऐसी गैस है ना, या एक ऐसा ये तत्व है जो तत्व पानी में से या आपके शरीर में से भी जर्म्स को, कीड़ों को मार सकता है ना। तो इसका काम होता है डिसइंफेक्टेंट का। डिसइंफेक्टेंट को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? इन्फेक्शन को हाँ, ये संक्रमण है ना, संक्रमण कुछ करके बोलते हैं। हाँ, तो ये इसको हम बोल सकते हैं, ये संक्रमण रोकने वाला एजेंट है एक तरीके से। तो ये संक्रमण को रोकता है, जो भी संक्रमणीय चीजें होती है, कीड़े वगैरह, उनको ये किल करता है, जर्म्स को किल करता है। तो क्लोरीन का काफी इस्तेमाल है हमारे शरीर के अंदर। और अगर फ्लोरीन की बात करें हम लोग, फ्लोरीन का इस्तेमाल, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आप लोग बता दें कि फ्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में कहाँ यूज होता है? फ्लोरीन का? हाँ, फ्लोरीन। नहीं याद आ रहा। अच्छा, कुछ लोग चले गए हैं क्या क्लास से? कुछ लड़कों का कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्यों भाई आप लोग शांत हो गए हैं बिल्कुल? है सर क्लास में। अच्छा है, तो बताइए फ्लोरीन का इस्तेमाल बताइए कुछ। नहीं पता। अच्छा, फ्लोरीन अब याद रखिए, काफी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे दांतों की सुरक्षा करता है। दांतों को तो सब कैल्शियम की सुरक्षा करता है ना दांत को। कैल्शियम से हमारे दांत के जो इनेमल है, टीथ के जो इनेमल है, यानी कि जो दांत होते हैं वो बने होते हैं, उसके बाहर का लेयर जो है वो बना होता है, ठीक है। लेकिन उस पे एक तरीके से बोलो प्रोटेक्शन जो है, यानी जर्म से, बैक्टीरिया से और एसिड वगैरह जो आप खाते रहते हैं, कभी मन हो गया मोमोज खाएंगे, कभी मन हो गया मीठा फॉस्फेट भी बताया शायद, फॉस्फेट या फॉस्फेट। हाँ, बिल्कुल, कैल्शियम फॉस्फेट। इससे हमारा दांत बना होता है, हमारे दांत और हमारी हड्डियां भी। ये एक ऐसा पदार्थ है जिससे हमारी बोन्स भी बनी है और जिससे हमारे टीथ भी बने हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है CA3PO4 होल ट्वाइस, और इसी के साथ आता है CaF2 फ्री में, फोकट में। ये इसको कोई दिखाता नहीं है, पर होता यही है ना। तो इसको बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। इसका नाम होता है फ्लोरोएपेटाइट। ये जो मैंने यौगिक लिखा है इसका नाम होगा फ्लोरोएपेटाइट। तो हमारे दांत के निर्माण में और उसके सुरक्षा में फ्लोरीन का महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखिए, फ्लोरीन जो है ये सोडियम फ्लोराइड, ये एक ऐसा यौगिक है जिसको चूहे मारने की दवाई में यूज किया जाता है, रैट पॉइजन। तो अगर आप एक
निश्चित मात्रा में ले रहे हैं जो आपके शरीर में यानी कि यूजफुल है तब तो ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हैं तो रैट पॉइजन धीरे धीरे आपको भी किल कर सकता है। चूहे मारने की दवाई खा के लोग ऐसे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता कहते हैं, लेकिन सल्फस वगैरह खा के कई लोग टपक जाते हैं तुरंत। तो इफेक्ट तो करेगा ही भाई, बॉडी है तो जब चूहे पे करेगा तो इंसान पे भी करेगा। तो अगर आप एक जरूरत से ज्यादा मात्रा में आपके अंदर फ्लोरीन चली जाती है तो फिर वो आपके शरीर के लिए घातक बन सकती है और आपको मतलब एक तरीके से लीचल बन सकती है, वो आपको आपकी जान भी ले सकती है। तो फ्लोरीन का इस्तेमाल भी है और फ्लोरीन खतरनाक भी है हमारे लिए, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेसिव मात्रा में फ्लोरीन से क्या होता है, या फिर फ्लोरीन की कमी हो जाए तो कौन से ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, दांतों पे पड़ेगा। ठीक है, चलें। और सोडियम और पोटेशियम का क्या काम है, आपने बताया था सोडियम और पोटेशियम का हमारे बॉडी के अंदर यूज होता है। सोडियम और पोटेशियम इस सब अभी लिखवा रहे हैं या सर लिख लेना या खाली सिर्फ डिस्कशन होगा? लिखेंगे, सब लिखेंगे। अगर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं ताकि टॉपिक भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बने, प्लस कुछ बातें ऐसे होती है ना जो कहानी के माध्यम से याद हो जाती है। जी जी सर। हाँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उन सबको हम अलग से लिखेंगे और मैं आपको रिटन मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि उसमें भी आपको चीजें लिंक करके मिल जाए, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ा सा हम पूरा टॉपिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कुछ चीजें तो अभी हम याद कर ही लेंगे आज की क्लास में। मटेरियल नहीं समझे सर, मतलब नोट्स आप दे रहे हैं? हाँ, विटामिन के और जो डिजीज वगैरह होंगे, बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसके अलावा जो 20 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं, आपको याद तो किसी को नहीं है, उसमें से कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको एक टेबल दूंगा, उसमें थोड़ा आप स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे और आपसे अगर संभव हो तो आप उसमें से कुछ के नाम याद रखेंगे जो एक्सेप्शनल हो, है ना। तो जो एक्सेप्शनल होगा तो उसके नाम आप याद रखेंगे कि भाई ऐसे ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं, है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया 20 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि जो अमीनो अम्ल होता है ना, कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल होता है जो एसिडिक होता है, कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल होता है जो बेसिक होता है, तो इस पर यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए अमीनो अम्ल के आपसे 20 टाइप तो कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि भाई अकेला ऐसा अमीनो अम्ल बताओ जो जिसके अंदर NH2 ग्रुप नहीं होता, जिसके अंदर केवल NH ग्रुप होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको जो चार्ट को दे दूंगा तो उसको देख के आप थोड़ा सा एनालाइज खुद भी कर सकते हैं और बाकी यहाँ थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। तो बढ़िया रहेगा कि आप वो मटेरियल जो है कॉपी पे या तो नोट कर लेंगे या तो आप प्रिंट कर लेंगे, आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा, वो है ना, याद करने के लिए एक मटेरियल हो जाएगा। ऐसे ही विटामिन के नाम, बीमारियों के नाम, तो इन सब चीजों को हम अब लिस्ट बनाते रहे। इससे बढ़िया है कि हम समझ लें और उसको अपना साइड से कहीं से प्रिंट करा के नोट डाउन करके रख लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी जो हम ये लिखा है हमने, इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके उठाएंगे। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको थोड़ा सा बता रहा था कि सबका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम का जो इस्तेमाल होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम में होता है। अब किसी को याद आया मैं क्या बात कर रहा हूँ, नर्वस सिस्टम में कहाँ हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा है सर। अच्छा ये बताइए आप लोग, जो तंत्रिका संवेदनाएं, जो तंत्रिका वो सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन बोल दो आप, सिग्नल बोल दो उसको, तो जो तंत्रिका कोशिका में जो सिग्नल जाती है वो किस रूप में जाती है? विद्युत रूप में जाती है या रासायनिक रूप में जाती है या विद्युत चुंबकत्व के रूप में जाती है या फिर विद्युत रासायनिक रूप में जाती है? कैसे जाती है? विद्युत रासायनिक रूप में। हाँ, विद्युत रासायनिक, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। जो जैसे आपके हाथ में चोट लगी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होगा जो आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। विद्युत रासायनिक दोनों, वो विद्युत रूप में भी होता है और वो रासायनिक रूप में भी होता है। तो ये जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है ना, जो ब्रेन आपके बॉडी पार्ट्स को भेजता है ऑर्डर, और जो बॉडी पार्ट्स ब्रेन को बताते हैं भैया हमने ये देखा, हमने ये सुना, हमने ये टच किया, तो ये जो सिग्नल्स जाते हैं, इन सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में सोडियम और पोटेशियम का काफी महत्व है। इसलिए हमें सोडियम और पोटेशियम लेने की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा देखते हैं हम इसको। ये तो थोड़ा ओवरव्यू कर रहे थे हम कि किस तरीके से हम
कौन कौन से मिनरल्स है, क्यों आवश्यक है। जब लिखेंगे तो मैं सारे पॉइंट्स आपको नोट करवा दूंगा। वाटर का क्या फंक्शन है ये कौन बता सकते हो? ये तो आप सबको पता होगा। क्या रोल होता है वाटर का? मतलब असल बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन से बचाना, ठीक है, जल लेंगे तो डिहाइड्रेशन से तो बचेंगे, ठीक है। और दूसरा उसके बाद खाना पचाता भी है सर, गैस नहीं, खाना भी पचाने में मदद करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, डाइजेशन में हेल्प करता है। निकालने में मदद करता है। क्या कहा आपने? रक्त का निर्माण। बॉडी से जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें निकालने में मदद करता है। हाँ जी बिल्कुल, बॉडी से जो कंट्रोल करने में भी मदद करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है इन्होंने, दोनों के दोनों पॉइंट। आपके बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, यूरिन, आपके बॉडी से यूरिन, यूरिया, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल कहें उनको, तो ऐसी ऐसी चीजें जो आपके शरीर से निष्कासित होती है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसको एक माध्यम चाहिए होता है, एक इसको विलायक चाहिए होता है, जिसको हम सॉल्वेंट कहें इंग्लिश में। तो ये विलायक जल ही बनता है। इसके अलावा जब चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता है हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है। और रक्त के अंदर आपको पता है कितने % पानी है ब्लड के अंदर? 65 हाँ 60 से 65%। 60 to 65%। पहले तो हम ये देख लें कि ब्लड के अंदर 60% जो होता है ये प्लाज्मा होता है, और 40% जो होता है ये क्या होता है? सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और इस 60% के अंदर भी 95% लगभग वाटर होता है, यानी 95% जो है पानी होता है। तो काफी अधिक मात्रा में हो गया, यानी पूरे ब्लड का लगभग 65%, 60 से 65% जल होता है। तो ये जल जो है ये आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कराता है चीजों को एक जगह से दूसरे जगह। अच्छा, टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है? भाई पसीना जो निकलता है ना, पसीना ओवर टेम्परेचर होने पे बॉडी उसको नियंत्रित करता है। हाँ, तो पसीना तापमान को कम निकलना करता है हो गया। ना। तो हम तो एक तरीके से बोले कि हम अपने बॉडी को मेंटेन करने वाले, टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले जीव हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स को जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, है ना, तो उनको कहा जाता है शायद उष्ण नियत तापीय प्राणी। देखिए नाम काफी बदल गया इंग्लिश से हिंदी में। नियत तापी यानी जिसके शरीर का तापमान नियत रहे। तो मनुष्य जो है ये नियत तापी एक जीव है। यानी आप सर्दी में अपने टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करते हो, कैसे? कांपते हैं हम, और जैसे टेम्परेचर कम होगा तो आप कांपोगे और तेज। पता है कांपने से क्या होता है? कांपने से गर्मी मिलती है क्या? कांपने से आपका घर्षण होता है, घर्षण, हवा के साथ आप घर्षण करते हो। घर्षण समझ रहे हो? दो चीजों को रब करो ऐसे, तो रब करने से गर्मी मिलती है। तो ऐसे ही कभी कभी तो हम हाथ रब करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई शरीर जो है वो कांपने लग जाता है, तो हवा के साथ जब घर्षण होता है तो उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि हमें थोड़ी गर्मी मिलती है, तो हमें राहत मिलती है। तो इसलिए अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भैया कांपो, अपने आप बॉडी कांपने लग जाएगी। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है ना, स्विच ऑन हो जाए, पैनिक मोड पे चले जाओगे, कांपने लग जाओगे। गर्मी होगी तो आपका दिमाग फिर नहीं कहेगा कि भैया पसीना निकलना है, अपने आप होगा। क्यों? पसीना होगा तो आपको पता है वाष्पीकरण होगा, एवापोरेशन, और जहां वाष्पीकरण होता है वहां पे ठंडक उत्पन्न होती है। क्यों? आसपास से ऊष्मा लेके तो पानी चला गया, भाप बन गया। जो गर्मी थी वो तो पानी के साथ भाप बन गया, तो अब आसपास ठंडक होगी, तो इसलिए आपके शरीर का तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे जीव जो अपने शरीर के तापमान को वातावरण से अलग नियंत्रित करते हैं या मेंटेन करते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं नियत तापी या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आप सर्दी हो चाहे गर्मी, आपके बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सी के आसपास, 37 डिग्री सी के आसपास मेंटेन रहता है ना, 37। तो 37 के आसपास आपका मेंटेन रहेगा। ये डिग्री सेल्सियस में मैं बता रहा हूँ, फ़ारेनहाइट में आप मत जाना। फ़ारेनहाइट में तो फिर काफी बढ़ जाएगा, ये हम सीखेंगे केमिस्ट्री में कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है, केल्विन, डिग्री सी और फ़ारेनहाइट, है ना। तो आपका शरीर जो है उसका तापमान 37 डिग्री सी के आसपास होगा, है ना। एक आध डिग्री इधर उधर हो सकता है,
आपके फूड हैबिट पे, आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे थे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होता है। तो कितनी भी सर्दी आ जाए, सोचो जो इंसान शिमला में रहता होगा उसको कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती होगी सिर्फ इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि उसके बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सी से 37 डिग्री सी कैसे ऊपर जाए। तो ये भी एक ऐसा काम है जिसमें हमारी ऊर्जा खपत होती है, खर्च होती है ना। ऐसे गर्मी में पसीना आना, तो उसमें भी ऊर्जा का खपत होता है। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, और मनुष्य का शरीर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ऑटोमेटेड मैकेनिज्म्स होते हैं इसमें, तो इसी तरह के मैकेनिज्म होते हैं और इन्हीं चीज़ों में ऊर्जा की खपत हो जाती है हमारी, है ना। तो जो नॉर्मल इलाकों में, जो प्लेन्स में रहते हैं या जो ऐसे इलाकों में, खासकर तटीय इलाकों में रहते हैं, वहाँ तटीय इलाकों में पानी की वजह से जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो जलवायु है, ये ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता। आपने पढ़ा होगा वहाँ का मॉडरेट होता है, तो ये मॉडरेट क्लाइमेट होता है, तो उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जो एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे होता है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हो गए या रेगिस्तान हो गया, वहाँ के लोगों को इस नियत ताप को बरकरार रखने में भी काफ़ी ऊष्मा की खपत करनी पड़ती है ना। तो यही मैं आपको बता रहा था, नियत तापी है, तो नियत तापी के लिए आपको तापमान नियंत्रित करना है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा? वाटर, है ना। तो ये वाटर आपको उससे हेल्प करेगा। तो ये है हमारे जीव के अणु या फिर आहार के घटक, और इनके सबके थोड़ा थोड़ा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है कि कौन कहाँ यूज होगा। मैं वाटर के भी फंक्शंस लिख दूं, ये मैं अभी हटा देता हूँ। मैं आपको समझा रहा था प्लांट और एनिमल वाला, कि एनिमल वाला जो फैट होता है ये सॉलिड होता है, और प्लांट वाला जो होता है वो लिक्विड होता है ना। तो आपको प्लांट वाला इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है, जिसको आप अनसैचुरेटेड फैट कहो, है ना, अनसैचुरेटेड, तो असंतृप्त वसा, है ना। उस सब के बारे में हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे ज़्यादा। विटामिन और मिनरल्स का काम है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, रोगों से बचाव, ये करता है विटामिन और मिनरल्स। और जल तो आप लोगों ने बता ही दिया, हिंदी में लिख दूं, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट निष्कासन। ये सही लिखा है ना मैंने, निष्कासन? वो स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, हिंदी थोड़ी टूटी फूटी हुई है। जी सर सही है। हाँ, तो भगवान भरोसे हो सकता है। चलिए, अच्छी बात है, सही लिखा। तो अपशिष्ट निष्कासन, इसके अलावा और जल का काम है रक्त निर्माण। रक्त का दूसरा नाम भी होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? रुधिर। कई बार श्वेत रुधिर कोशिकाएं और लाल रुधिर कोशिकाओं से क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि रुधिर क्या है। तो रक्त को रुधिर भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं इसका काम? ये परिवहन में मदद करता है, पाचन में मदद करता है, इन सारी क्रियाओं में मदद करता है। प्रोटीन का और काम भी होता है। प्रोटीन में अब हम थोड़ा सा और लिख लें। एंजाइम होते हैं आपके शरीर के अंदर। कुछ एंजाइम के नाम बताएंगे आप? जैसे सर इंसुलिन। कौन सा? मैं बताता हूँ, देखिए, सलाइवा भी एक एंजाइम है, लेकिन ये एंजाइम का नाम नहीं है ना। तो सलाइवा तो ऐसे हम कहते हैं कॉमन टर्म्स में। एक प्यारा सा नाम है, अभी के लिए आप याद रखें, पेप्सिन। पेप्सी से याद रहेगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन अपने आप में एक प्रोटीन है। ये अगर इसके हम स्वभाव की बात करें, नेचर की बात करें, तो नेचर वाइज ये एक तरीके से इसका जो प्रकृति है इसकी, तो वो है प्रोटीन की, लेकिन इसको हम एक अलग नाम देते हैं एंजाइम, चूंकि ये खाने के पाचन में मदद करता है। जो हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है, खासकर प्रोटीन का पाचन, तो ये प्रोटीन के पाचन में ही हमारी मदद करता है। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम का काम भी करता है प्रोटीन। इसके अलावा ये कभी कभी आपके शरीर में हार्मोन का काम भी करता है। जैसे हार्मोन, इंसुलिन तो सबने सुना होगा ना? जी, वही बोल रहे थे, इंसुलिन।
अच्छा, ये हार्मोन है। तो इंसुलिन जो नहीं है, समझ में आ रहा था। नहीं ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना है आपने। तो इंसुलिन जो है ये हमारे पैनक्रियाज, यानी कि पैनक्रियाज को हिंदी में क्या कहें, अग्नाशय। आपका जो अग्नाशय है, अग्नाशय से ये स्रावित होता है। और ये इंसुलिन जो है ये आपके शरीर के अंदर शुगर के अमाउंट को कम करता है। सबको पता है ये? जी सर। अभी पता चल गया मुझे, शुगर अमाउंट को कम करता है। तो हाँ, ये जिन्हें शुगर का आपको तो इंसुलिन का ही सुन लिया था ना? जी जी बिल्कुल। ये प्रोटीन और हार्मोन दोनों है ना? हाँ, ये प्रोटीन की है, ऐसे तो प्रकृति इसकी प्रोटीन की है, पर ये काम एज ए हार्मोन करता है हमारे शरीर के अंदर। तो बिल्कुल कह सकते हैं ये प्रोटीन और हार्मोन दोनों है। और जो इंसुलिन है जो हमें इंजेक्ट किया जाता है, वो कहाँ से, कौन से सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है? पेट, किससे? नाभि या पेट में भी? नहीं, हमको अगर बाहर से इंजेक्शन दिया जाएगा तब कहाँ से वो लाया जाएगा इंसुलिन? मुझे नहीं पता। ये अलग अलग तरीके से निर्माण होता है। ये किसी एनिमल का भी हो सकता है, जैसे पिग। पिग जो होता है उसका इंसुलिन भी इंसानों में काम करता है ना? जो पिग बोलते हैं, अब पहाड़ी सुअर हो या जैसा भी हो, उसका काम करता है हमारे अंदर। और भी कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट है जो दवाई बनाते हैं, उनको ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि भाई कहाँ से आ रहा है या क्या आ रहा है, एनिमल प्रोडक्ट है या क्या। उन्हें तो भाई वो चीजें बनानी है जो लोगों को मतलब एक तरीके से बोलो कि सही कर दें। चाहे प्लांट प्रोडक्ट हो या एनिमल प्रोडक्ट हो, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उस पर थोड़ी लिखा होगा कि वेज क्या है और नॉन वेज क्या है। इसके अलावा एक और तरीका होता है, आप देख लें कि साइंस और बायोलॉजी यहाँ कितनी इंटरेस्टिंग बन जाती है इस लेवल पे आके। एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज, इसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को हमने क्या किया, इसको पकड़ा सबसे पहले तो, और इसको हमने इसके जीन में अल्टरेशन किया। यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव के जीन में परिवर्तन कर देते हैं और उसकी वजह से उसके लक्षण में परिवर्तन आ जाते हैं। तो इंसानों के साथ तो हम ज्यादा ये ट्राई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ करेंगे वो फिर खोपड़ी तोड़ देगा, है ना, या उसके पेरेंट्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो इंसान के साथ ज्यादा ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे टाइम मशीन बना तो चूहे को भेजा पहली बार, है ना। तो इंसान को अभी तक नहीं भेजा गया क्योंकि ब्रेन का उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। तो थोड़ा मशीन जो है वो अभी तक वर्किंग ऐसी नहीं बन पाई। तो ऐसे ही जब जेनेटिक इंजीनियरिंग किया गया तो पहले बैक्टीरिया पे ट्राई किया गया। चलो भैया तुम पे देखते हैं ट्राई करके। बैक्टीरियोफेज को पकड़ा, उसके जीन में, अब ध्यान से सुनिए, उसका जो जीन होता है, जो उसका क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र, तो उसके गुणसूत्र में उसको बाहर निकाला गया गुणसूत्र को। और उसके गुणसूत्र में मानव के गुणसूत्र में से वो हिस्सा, मैंने आपको बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं उसमें डीएनए होते हैं और डीएनए में जीन्स होते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में लगे होते हैं जीन्स। तो वो जीन मानव के उसमें से किसी एक मानव के डीएनए में से वो जीन काट लिया गया जो इंसुलिन बनवाने के लिए जानकारी रखता है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर हर तरह की जानकारी होती है। तो इंसुलिन कब बनाना है, कितना बनाना है, ये जानकारी भी होगी उसके अंदर, जीन के अंदर। तो उस जीन को काट लिया गया कि जो जीन आपके इंसुलिन के लिए कोडिंग करता है, कोडिंग करना मतलब जानकारी देना, सूचना भेजना, तो उसको काट लिया गया, उसको बैक्टीरियोफेज में डाल दिया गया। उसके उसमें डीएनए में या उसके गुणसूत्र में उसको अटैच कर दिया गया। फिर सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से संशय था वो ये था कि बैक्टीरियोफेज का जो अपना क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, वो नए चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अगर नहीं करेगा तो फिर तो हाहाकार मच जाएगा, फिर तो उसका सेल उसी को किल कर देगा। क्योंकि सेल को जैसे पता चलेगा कि एक्सटर्नल पार्टिकल आया तो लाइसोसोम अपना काम कर देगा। पता है ना लाइसोसोम क्या करेगा? हाँ, तो अब सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि भाई कैसे होगा ये। तो खैर ट्राई किया गया तो ये वर्क करने लगा। और जब वर्क करने लगा तो इसको बड़े पैमाने पे किया गया। आज की डेट में आप जब जाएंगे जहां इंसुलिन बनता है, आप उन फैक्ट्री में जाएंगे तो आप देख के दंग रह जाएंगे। वहां हजारों 2-2 हजार लीटर के कंटेनर लगे होते हैं और उसके अंदर बैक्टीरियोफेज मनुष्य से भी तेज रफ्तार से मनुष्य के जीन का इस्तेमाल करके वहां इंसुलिन का निर्माण कर रहे हैं। और हमें किसी पिग वगैरह पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है और किसी जानवर को मारने की भी जरूरत नहीं है, बेचारे वो भी मरते थे हमारी वजह से। तो अब आप मतलब बाहर से केमिकल्स हम दे रहे हैं और जैसे हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बनता है, ऐसे वो बैक्टीरियोफेज हमारे जीन का इस्तेमाल करके, हमारे डीएनए का इस्तेमाल करके वो कंटेनर भरते रहते हैं और वहां से इंसुलिन मार्केट में आता रहता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है ना। तो
तो काफी इंटरेस्टिंग है ये जानना कि भाई कैसे ये साइंस इतना डेवलप हो रहा है, कैसे चीजें बदल रही है और कैसे मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी जानकारी रोचक भी लगती है ऐसी जानकारी। तो आप देखिएगा, एक बार डायग्राम जरा निकाल के देखिएगा या फिर वीडियो देखिएगा किस तरीके से इंसुलिन बनाया जाता है। तो वहाँ आपको देखिएगा कि कैसे जीन अल्टरेशन वगैरह कैसे किया गया है, या कम से कम आपको बताएंगे कि किस तरीके से होता है, तो आपको अच्छा लगेगा। वो ये इंसुलिन की बात हम फिलहाल कर रहे थे। इंसुलिन आपके शरीर में शुगर के अमाउंट को कम करता है, और जिस इंसान को चीनी पसंद ही नहीं है, उसके जो कभी खाता ही नहीं चीनी, होते हैं कुछ लोग समोसा ही ज्यादा पसंद है, मोमोज ही खाएंगे, जब खाएंगे तो नमकीन ही खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, तो मीठा वो खाते ही नहीं है, वो कहते हैं हमको एलर्जी है, कुछ प्रॉब्लम है। तो उन लोगों में क्या होगा? इंसुलिन ही नहीं होगा, फैट बढ़ जाएगा शुरू में। अच्छा ये बताएं, आप चीनी नहीं खाएंगे तो आपके अंदर शुगर होगा या नहीं होगा? शुगर का अमाउंट रहेगा या नहीं? होगा सर, होगा। रहेगा सर। आलू तो खाएंगे ना सर? आलू खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट तो चावल खाएंगे। खाएंगे, बिल्कुल। चावल तो जब खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो इसका मतलब शुगर भी जी सर। खा रहे हैं। कभी अगर ऐसा हो गया कि आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा कम हो गई, तब आप क्या करेंगे? या आपका शरीर क्या करेगा? भाई शुगर ज्यादा हो गया तब तो इंसुलिन काम करेगा, और ये सबको पता है। लेकिन अगर ग्लूकोज भी नहीं है। ग्लूकोज, हाँ, एनर्जी भी आ जाएगा। और आपको अगर पता ना चले कि भाई क्या दिक्कत है शरीर में, तो तब तो वही स्लो फैलेगा फिर। हाँ, तो आपके शरीर में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। ये इंसुलिन जो है ये शुगर के अमाउंट को कम करता है। एक इसका भाई भी है जिसको कभी महत्व नहीं दिया जाता, इसका नाम होता है ग्लूकागन। ये दूसरा हार्मोन है। अगर आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा कम हो गई तो ये उसको बढ़ाएगा। ये बहुत कम जगह आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, और ये इसको कम इम्पोर्टेंस दिया जाता होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े भाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है, छोटे भाई को थोड़ा कम दिया जाता है, ऐसा होता है। या फिर जैसे एक उनके बारे में आपने सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सब जानते हैं। नहीं जानते? मुझे नहीं पता सर। अरे नोबेल प्राइज पाने वाले इंसान है, उन्होंने तो दुनिया बदल दी थी। और आप रिलेटिविटी का आइडिया अंत दिए थे वही ना, कौन? सापेक्षता सिद्धांत दिए थे। हाँ, सापेक्षता, रिलेटिविटी। पर डुबाते हैं तो ऊपर आ जाती है, उसका सिद्धांत वही दिए थे। हाँ हाँ, अरे वो क्रांतिकारी इंसान थे। वो ऐसे ऐसे सिद्धांत देके गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलोगे तो आपका मास खत्म हो जाएगा, आप पूरे यूनिवर्स में आप बट जाओगे, और हर जगह आप मतलब एकदम परमेश्वर की तरह हर जगह छा जाओगे। तो फिजिक्स से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उनका नाम जानना चाहिए। तो उनके संदर्भ में मैं आपको एक बात बता दूं, जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो फिजिसिस्ट थे, यानी कि उनका दिमाग, उनके पास आइडियाज थे। उनके पास फिजिसिस्ट कौन होता है? जो चीजों को सोच सके, जो एक तरीके से बोलो कि ऑब्जर्व कर सके, किसी चीज को बहुत अलग तरीके से बारीकी से देख सके। जैसे हम एप्पल गिरता है तो हम क्या करते हैं, उठा खा लेते, लेकिन न्यूटन थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अलग बात सोची। तो ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टीन थे, वो अलग तरीके से सोचते थे। और जब वो अलग तरीके से सोचते थे तो उनके पास सिर्फ आइडियाज थे। अब फिजिक्स में तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई हम ऐसे मशीन बनाएंगे जो पानी से एनर्जी बना दे, लेकिन ये तो आइडिया है। इस आइडिया को रियलिटी में लाना, उसमें मैथमेटिक्स चाहिए होता है। आप यहाँ से वहाँ कैसे पहुंचेंगे, आपको रास्ता चाहिए। तो फिजिक्स आपको सिर्फ डेस्टिनेशन देगा। फिजिक्स की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है मैथमेटिक्स। तो उनकी जो वाइफ थी वो मैथमेटिशियन थी, उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और मैथमेटिशियन थी। तो एल्बर्ट आइंस्टीन बस सोते सोते आइडियाज देते रहते थे कि लाइट ऐसे है, लाइट वैसे है, मुझे लगता है कि लाइट पे इंसान ट्रेवल कर सकता है, मुझे लगता है कि कल को लाइट में लोग मैसेजेस भेजेंगे, फोटोज भेजेंगे। देखो आज वही हो रहा है, आज जो हम फोन पे बातें कर रहे हैं या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? मैं यहाँ से जो आवाज बोल रहा हूँ ये लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर और आपके पास तक पहुंच रही है, और आपके पास पहुंचने से पहले ये आयोनोस्फीयर पे जा रही है। अर्थ में जो है आयोनोस्फीयर, वहां जाके टकरा के और फिर आपके पास ही आपकी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच रही है, और तब आप सुन रहे हैं इसको। तो उन्होंने ये सब बातें कही थी, लेकिन इसको कैसे किया जाए इसका कोई उनके पास तरीका नहीं था। तो ये तरीके दिए उनकी वाइफ ने, मैथमेटिशियन थी उनकी वाइफ। तो उन्होंने ये सारे काम किए, और नाम किसका लिया जाता है? सिर्फ आइंस्टीन का, एल्बर्ट आइंस्टीन का। तो आइडियाज उनके थे। तो ऐसे ही यहाँ ग्लूकोज
जो शुगर है ये अधिकतर ऐसा होता है कि शुगर बढ़ जाती है लोगों में, तो उनको घटाने के लिए तो ये भाई साहब काम करते हैं इंसुलिन, ये तो यहाँ जरूरी हो गया। पर किसी किसी में कम भी हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकागन हार्मोन होता है, ये नहीं बताया जाता। और इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ ये ऐसा टॉपिक है जो अनटच्ड है तो अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग याद रखें कि जो ये भी एक वही है, प्रोटीन ही है। तो ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और दोनों काम करते हैं मिला जुला के। तो थोड़ा सा तो टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि भाई क्या क्या होता है, किस तरीके से सबका काम होता है, और कुछ बेसिक चीजें भी हमने देख ली, एक दो हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, कुछ हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। तो हम डिटेल से एक स्टडी शुरू कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट से शुरू करें। जी सर। कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। मैं इसको थोड़ा गलत लिखता हूँ तब ये ज्यादा सही लगेगा, कुछ चीजें गलत होके ज्यादा सही लगती है। अब कुछ समझ में आया? कार्बो प्लस हाइड्रेट, इसका क्या मतलब होता है? हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? जल। तो मैं इसको और अच्छे से लिख दूं। अभी समझ में आ रहा है कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है? इसका फॉर्मूला जो होगा ये ऐसे होगा, नाम ऐसे ही बना था इसका, जो कार्बोहाइड्रेट नाम रखा गया था। देखिए बहुत सोच के नाम रखा है, किसी भी चीज का जब नाम रखा जाता है तो बहुत सोच के रखा जाता है, सिवाय इंसानों के, है ना। तो इंसानों के नाम भी आजकल सोच के रखे जाते हैं। नहीं, इंसानों का नाम तो डब्लू रख देते हैं, पोलू रख देते हैं, हमारे यहाँ तो और पप्पू रख देते हैं। तो ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं ना बिहार में तो, और उसको भी बिगाड़ देते हैं, पपुआ पोलुआ ऐसे न बुलाते हैं जैसे लग रहा है कि किसी जानवर को बुला रहे हैं। यहाँ लोग कुत्ते का भी नाम थोड़ा ठीक से रखते हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा मतलब यहाँ का नहीं, थोड़ा होता है कि हर जगह का थोड़ा अपना अपना हिसाब होता है, थोड़ा प्रभाव होता है हर जगह का। तो गाँव में हम देखें जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं वो कुत्ते का नाम रख देंगे गौतम और बच्चे का नाम रख देंगे डब्लू। यार बताओ, तो जो विज्ञान में जो नाम रखे जाते हैं इनके पीछे लॉजिक होता है, लेकिन जो बच्चों के नाम रखे जाते हैं पहले होते थे, जो पहले के आप नाम देखें तो पहले के नाम भी अच्छे होते थे, लॉजिक वाले होते थे नाम। अब नाम रखा है, आपने सुना भी होगा, इस बात पे विवाद भी छिड़ा है, वो तैमूर लंग किसने रखा है? शायद दिमाग से स्लिप हो रहा है। तैमूर जो नाम था ना वो करीना कपूर का बेटा था सबसे पहले। बताइए नाम, वो उसको इतने महापुरुष थे और क्या इतने अच्छे अच्छे लोग थे मुस्लिम हमारे यहाँ कि उनके नाम पे उसको नाम नहीं रखना हुआ, वो तैमूर नाम रख रहा है। बताइए तो इस चीज में हाँ रख भी दिए हैं शायद, वही है, थोड़ा पैसा है, थोड़ा पॉलिटिकल पावर है, तो ये चीज है। लेकिन ये विवादास्पद था, ये मुद्दा विवादास्पद था। तो ध्यान रखना चाहिए था उन्हें भी, जब वो भारत में रहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि वो टर्म जब थोड़ा इतिहास में ऐसा जुड़ा हुआ है भारत से तो नहीं प्रयोग करना चाहिए था। खैर वो उनकी मर्जी है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि हर नाम ज्यादा सोच समझ के इंसानों का नहीं रखा जाता, लेकिन जो साइंस में नाम रखा जाता है ना बहुत सोच के रखा जाता है ना। तो इसका आप बहुत सारे इसके उदाहरण देखेंगे। अभी पहला उदाहरण हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बन वाटर, तो इसका फॉर्मूला ऐसे होगा जैसे ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। जी सर। ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर ये फॉर्मूला है तो इसको मैं क्या इस रूप में लिख सकता हूँ? गिन के देखिएगा जरा, मिला के दोनों में बराबर है सब। हाँ सर ठीक तो है। ठीक है, इसका क्या नाम है? ये शुगर हो गया। शुगर हो गया,
शुगर तो सब कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मिला जुला के। इसका अपना नाम क्या है? ग्लूकोज होता है, ये है, सुक्रोज। हाँ सुक्रोज है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, मिल रहा है? जी सर। तो इसका नाम कहाँ से आया ये तो आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में। जो भी कार्बन का हाइड्रेट होगा, कार्बन और उसके साथ जल के अणु, है ना, जरूरी नहीं है कि ये दोनों समान हो, किसी केस में समान हो भी सकते हैं, किसी केस में नहीं भी हो सकते हैं। तो कार्बन और हाइड्रेट, कार्बन तथा जल के अणु जिसका फॉर्मूला इस रूप में लिखा जा सके, जिसका रासायनिक सूत्र इस रूप में लिखा जा सके कि उसमें कुछ कार्बन आए और कुछ जल आए, उसी को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट। ऐसा पहले सोचा गया था, हालांकि ये अवधारणा गलत हो गई, बाद में गलत साबित हो गई। जैसे आप एक उदाहरण देखें, उदाहरण है CH3COOH। ये किसी ने इसका नाम सुना है? इसका नाम जानते हैं आप? कार्बो फिर होता है ना? हाँ, एसिटिक अम्ल, सिरका। सिरका में 6 से 8% होता है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सिरका होता है विनेगर, उसके अंदर एसिडिक एसिड होता है, कितना होता है? 6 to 8% होता है। ये हम केमिस्ट्री में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको ये उदाहरण बताया है, इसके फॉर्मूले में थोड़ा इसको अरेंज करके हम लिखते हैं, तो इसको ऐसे C2H4O2 ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा। जी सर, हो सकता है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ। तो ये तो इस फॉर्मूले पे आ गया, हाँ जी, ये तो आ पर ये जाएगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा ये फॉर्मूला हो गया फेल। बाद में शुरुआत तो यहीं से हुई थी, नाम की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन हर यौगिक इस फॉर्मूले पे बैठे, हर यौगिक इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे ऐसा जरूरी नहीं था। कुछ ऐसी भी चीजें थी जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थी। जैसे आपने एक एग्जांपल यहाँ देख लिया, तो इस वजह से बाद में इस अवधारणा को गलत बता दिया गया। लेकिन नाम चूंकि बहुत दिनों से चल रहा था और रख दिया गया था, तो कहा गया कि चलो नाम तो यही रहने दो, लेकिन समझ अपने विकसित कर लो कि सिर्फ ये जो है, जो इस रूप में होगा, इसी के भरोसे हम कार्बोहाइड्रेट उसका नाम नहीं रखेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इसमें होना चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या कीटोज, या एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे लिख लें। पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी समझते हैं क्या होता है? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। जी तो ये जो लिखे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, हाँ, तो ये क्या चीज है? ये है पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब उसमें मल्टीपल OH ग्रुप होने चाहिए, अल्कोहल जैसा ग्रुप, ये OH। और एल्डिहाइड, अगर आपको याद हो, आपने थोड़ा पढ़ा होगा, ऐसे वाला ग्रुप एल्डिहाइड कहलाता था, और ये वाला ग्रुप कीटोन कहलाता था। जी सर। तो अब आप देखिए, जैसे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं, ये है ग्लूकोज। देख ले जरा गिन के, ये फॉर्मूला आ रहा है ना, C6H12O6। ठीक है, तीनों चीजें पूरी हो रही है। कार्बन का तो 5 ही ना डाले हैं। 1 2 3 4 5, अच्छा ये 5 ही है। एक और डाल लेते हैं, इससे नीचे एक और बना लेते हैं। अब हो गए 6, और ऊपर वाले पे यहाँ डबल बॉन्ड।
ऑक्सीजन 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहे हैं ना, जी तो एक कम करना पड़ेगा। अगर हम इससे एक CH2OH लगा लें और एक तरफ H लगा लें, अभी 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन हमें चाहिए 6। हाइड्रोजन बाहर हुए, जरा गिन के देखिएगा। जी सर, ठीक है। ठीक है, जी तो पॉलीहाइड्रोक्सी का इसमें क्या मतलब है, ये स्ट्रक्चर, हाँ क्या बोले सर? इसको अलग से लगाइए, इसको नीचे, एक सेकंड रुकिए, इसको अलग से लगाइए, यहाँ C डबल बॉन्ड OH और नीचे जो है CH2OH, ये लगाइए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 1 2 3 5 7 9 और 12, ठीक है। ये है हमारा ग्लूकोज, इसमें एल्डिहाइड नहीं मिल रहा था ना, ठीक से, एल्डिहाइड अभी मिल गया, देखिए आप। अब इसमें यहाँ गिनिए, पे ऊपर वाले हाँ OH ग्रुप गिनिए, कई OH ग्रुप दिख रहे हैं आपको, जी सर। तो इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी, आपने पूछा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, अभी आपको क्लियर है। OH OH कई बार आ रहा है ना, तो इसलिए नाम में आया है पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या मतलब हुआ, ये जो ग्रुप है आप देखिए, यहां से मैच करें एल्डिहाइड से, ये मैच हो रहा है, जी सर। या फिर इसकी जगह पे कीटोन नहीं हो सकता था, कीटोन होता तो क्या होता कि यहाँ पे एक CH2OH कनेक्ट हो जाता, इस कार्बन से, है ना, एक मतलब दोनों तरफ कार्बन जुड़ जाते, एक तरफ तो इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है और इस तरफ भी कार्बन जुड़ जाता, तो ये क्या बन जाता, कीटोन बन जाता। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि कई सारे आपके पास OH ग्रुप होने चाहिए और या तो एल्डिहाइड हो या तो फिर कीटोन हो, इसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। अभी सबको क्लियर है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सर एक बार और क्या बोले? इसमें मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट का पहले तो मतलब ये निकाला जाता था, हाँ आपकी आवाज कट रही, मानना जाएगा अगर उसमें अगर उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हो तो उसे कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी भी होना चाहिए, है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी होने का मतलब है इसमें आपके पास कई सारे OH ग्रुप उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कई सारे OH ग्रुप भी आपको मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपको एल्डिहाइड भी मिल रहा है, तो ऐसे यौगिकों को हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि 6 कार्बन हो, 6 कार्बन वाले को तो हम हेक्सोज बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ट्राइओज भी होता है, 3 कार्बन वाला भी हो सकता है ना, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज। पेंटोज का दूसरा नाम मैंने आपको राइबोज बताया था जब DNA पढ़ रहे थे और RNA, तो वहां मैंने आपको कहा था पेंटोज होता है, उसमें 5 कार्बन होते हैं, तो वो 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है पेंटोज। फिर उसमें हम थोड़ा और एक नाइट्रोजनस बेस मिलाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप मिलाते हैं, तो फिर वो DNA बनता है, वो मैंने आपको वहां पे बताया था, अब दोबारा भी पढ़ेंगे। सर ये ना मतलब साथ में कीटोन या एल्डिहाइड उसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। हाँ पॉलीहाइड्रोक्सी तो होना ही है, और या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है, पर पॉलीहाइड्रोक्सी तो होना ही चाहिए। मतलब आपके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। अभी बताएं और किसी को डाउट हो तो। नहीं सर।
चलिए तो थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये देखिए थोड़ा मैंने डेप्थ में जाके ये चीज बता दी है, ये आपसे अभी तक नहीं पूछा गया, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया कि भाई पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या। लेकिन चूंकि हम इसका थोड़ा ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, तो थोड़ा इसका संदर्भ मैंने आपको बता दिया, इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आप समझा दिया। तो आप इस चीज को बहुत ये नहीं करना है कि भाई इसको रटना है बैठ के, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आज तक नहीं पूछा गया ये स्ट्रक्चर क्या होता है। बस मैंने ये डेफिनेशन समझाने के लिए बनाया है, ना ही ये पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। पर आप थोड़ी जानकारी के लिए वही हो ना, थोड़ा सेफ आप रहे कि भाई हो सकता है उनका मूड बदल जाए, कुछ पूछ दें, है ना। तो 10वीं तक की चीजें तो उन्होंने लिखी हुई है, अब ये चीज 10वीं में है, थोड़ा कोर्स बदल गया तो 10वीं में चीजें हैं, तो हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए ये चीजें थोड़ा सा आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख लें कि किस तरीके से होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये इसको सबसे पहले हमने मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड कहा। अब इसकी हिंदी जो है, हिंदी ढूंढना थोड़ी कठिन। मोनोसैकेराइड का मतलब अच्छा अभी मिल जाएगा। सैकेराइड जो है ये सैकेरम वर्ड से बना है। सैकेरम, सैकेरम का अर्थ होता है मीठा या शक्कर, है ना। तो जो मोनोसैकेराइड है इसका अर्थ, मोनो का अर्थ तो होता है एक, है ना, मोनो का अर्थ हुआ एक, और सैकेराइड जो है ये शायद हिंदी में भी मोनोसैकेराइड ही कहलाता है। तो मोनो आपने हिंदी में भी इसका नाम पढ़ा होगा, मोनोसैकेराइड ही। जी सर, हिंदी में भी वही देता है, मोनोसैकेराइड। हाँ तो चलिए, कुछ चीजों की हिंदी संभव ही नहीं है। दूसरा वाला हम देख लें थोड़ा, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा वाला देख लें पॉलीसैकेराइड। तो ये 3 तरह के होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, मतलब ये सबसे छोटे यूनिट हैं कार्बोहाइड्रेट के, और इनको और नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि इनको इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ना संभव नहीं है। इन्हें छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता, ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं। मतलब जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ के आप कोई सा दूसरा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, ग्लूकोज इसका एग्जांपल हो गया, है ना। फ्रक्टोज सेम फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है। तो आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे भी। फ्रक्टोज जो होता है इसको बोलते हैं स्वीटेस्ट शुगर, याद रखिए, ये लिख लीजिए कहीं। सबसे मीठा यही होता है पूरे कार्बोहाइड्रेट में, सबसे मीठा, जो कई फलों के अंदर भी होता है, ये स्वीटेस्ट शुगर होता है, ठीक है। सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज को कहा जाता है, ये आप कहीं नोट डाउन कर लें, काफी महत्वपूर्ण होगा। और ग्लूकोज भी हालांकि मीठा होता है पर इसके जितना नहीं होता, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हो गए, इनको तोड़ के आप कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं ला सकते, इनको इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। तो टुकड़े होंगे भी तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेंगे, कुछ और बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, है। जैसे ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर टूटता है तो ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो इनके अंदर एक ही यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का। इनके अंदर ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड होते हैं। मतलब इनको जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब जल के साथ मिलाना, है ना, उसको जल के साथ आप अभिक्रिया कराओगे, मिलाओगे, तो आपको 2 से लेकर 9 तक या 10 तक लिख लो, है ना। 10 में तो हालांकि पॉली हो जाता है, तो 9 तक ही ठीक है। 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड आपको मिले, जैसे कि सुक्रोज, सुक्रोज के आप टुकड़े करो तो ग्लूकोज मिलेगा, और क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज,
तो ये दोनों मिलेंगे। अब ये दोनों देखिए आप, ये एक डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड भी बोल सकते हैं। डाई मतलब दो, जिसमें दो वो हो शुगर के यूनिट हो, तो डाई बोलो या ओलिगो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुक्रोज जो मोनोसैकेराइड तो थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गया था, वो ओलिगोसैकेराइड फिर से बता दीजिए। हाँ, ओलिगोसैकेराइड जो है ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा जिसको अगर हम पानी में मिलाएं, पानी के साथ अभिक्रिया करें, तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 9 मोनोसैकेराइड हमें मिल जाए। इनको तोड़ने पे कम से कम 2, अधिक से अधिक 9 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। जैसे कि सुक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड है, इसको तोड़ने पे हमें 2 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं। देखिए दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड यहाँ लिखा हुआ है, तो ये दोनों हमें मिल रहे हैं। तो सुक्रोज ओलिगोसैकेराइड का एक एग्जांपल होगा, ये उदाहरण होगा। ऐसे अन्य उदाहरण है माल्टोज, लैक्टोज, है ना। ये सुक्रोज तो चीनी हो गई। माल्टोज कहाँ होता है? ये फूड ग्रेन रख लीजिए आप, सीरियल्स में अनाज जो होता है उसमें होता है। और लैक्टोज किस में होगा? माल्टोज को अगर तोड़ते हैं, माल्टोज को किसमें टूटेगा सर? अच्छा, माल्टोज को अगर आप तोड़ें, हाँ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, हाँ। तो गैलेक्टोज भी लैक्टोज का भी होगा सर? हाँ, उसी तरह लैक्टोज का भी। हाँ, लैक्टोज को अगर आप तोड़ते हैं, एक सेकेंड, लैक्टोज को अगर हम तोड़ें तो एक तो ग्लूकोज मिलना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज जो है ये लगभग सभी का एक हिस्सा होता है। जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं ये सबका एक हिस्सा हमारा ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज देखिए आपको किसमें मिल रहा था? इसमें मिल रहा था, और आपको किसमें? माल्टोज में मिल रहा है। और तीसरा वाला जो है, आवाज कुछ आ रही है जी सर, ये कुछ वाइब्रेटिंग साउंड आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है? अब नहीं आ रहा, उस समय से आ रहे थे। अच्छा, इसमें लैक्टोज के अंदर मैंने आपको किसमें बताया, माल्टोज में या लैक्टोज में? इसके अंदर लिखें ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसमें लिखें। लैक्टोज जब टूटेगा तो आपको क्या क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, है ना। और जब माल्टोज टूटेगा, सर आप ये माल्टोज नहीं लिखा? हाँ, नहीं सॉरी, इसको चेंज कर लीजिए। माल्टोज में तो 2 ग्लूकोज बनेंगे। माल्टोज को अगर आप तोड़ेंगे तो केवल और केवल आपको ग्लूकोज मिलेंगे, यानी कि 2 बार। इसमें माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये तीनों हमें याद रखने हैं, और इनके सोर्सेस भी याद रखने हैं। माल्टोज सीरियल्स में होगा, अनाज में। लैक्टोज होगा दूध से बने प्रोडक्ट में, जैसे लैक्टिक एसिड होता है। और सुक्रोज तो आपको पता है, ये तो केन शुगर से मिलेगा आपको उसके प्रोडक्ट में। और कुछ फलों में भी होता है ना, कुछ फलों के अंदर भी चीनी की कुछ मात्रा। पॉलीसैकेराइड जो है ये क्या होता है? ये जैसे, ये तो उसमें बहुत सारे वो होते हैं मोनोसैकेराइड, उसमें से तो हजारों निकल सकते हैं। जैसे स्टार्च एक उदाहरण है, जैसे काइटिन दूसरा उदाहरण है। ये सब आपको याद आ रहा होगा, काइटिन मैंने बताया था आपको। जैसे सेल्यूलोज, जैसे ग्लाइकोजन, ये सब क्या होगा? पॉलीसैकेराइड होगा। इसमें से आपसे स्टार्च का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। स्टार्च का सिर्फ पूछा जाएगा आपसे कि किससे बना होता है। एक होता है इसके अंदर अमाइलोज, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। इन 2 चीजों से मिलकर बना होता है स्टार्च। बाकी के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कई सारे वो होते हैं, इसके कंपोनेंट्स बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, और काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। लेकिन स्टार्च सिंपल है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो इन दोनों से मिलकर बना होता है ग्लाइकोजन। ये होता है जंतु में ऊर्जा का संचित रूप।
जंतु में ऊर्जा का संचित रूप, ऊर्जा जो संचित होती है जंतुओं में, ये किसके रूप में होती है? ग्लाइकोजन। और स्टार्च पादप में ऊर्जा का संचित रूप। मैंने आपको बताया था कि जब पौधों में उनकी एनर्जी रह जाती है तो वो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और काइटिन किसी को याद है? और सेल्यूलोज याद है? काइटिन और सेल्यूलोज बताएं। सेल्यूलोज जी सर। कहाँ होता है ये? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें? पादप में ना? जी सर। और काइटिन? काइटिन कंफ्यूज है। ये इंसेक्ट में होता है, ये कीट में कोशिका भित्ति बना होता है इसी का। जो कीड़े होते हैं कीट, उनके अंदर मैंने लिखाया था। हाँ, तो इन दोनों से कोशिका भित्ति बनी होती है। ये कीटों में कोशिका भित्ति और ये पादप में कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं ये भी पूछा गया, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको अंडरएस्टिमेट मत करिएगा आप लोग। जंतुओं में ऊर्जा का संचित रूप क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थोड़ा सा हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा और थोड़ा प्रोटीन के बारे में भी देखेंगे। इससे ज्यादा हालांकि हमें याद नहीं रखना इससे ज्यादा, इतने अगर आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपको याद है गैलेक्टोज, ये भी आप याद रखें, गैलेक्टोज और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ये चारों, इतने के नाम अगर आप जानते हैं तो आपसे इनसे ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। या तो आपसे ये पूछेंगे स्टार्च किसका एग्जांपल है? ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। मतलब साधारण से क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर वगैरह डिटेल्स नहीं पूछेंगे क्योंकि इनके स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बने हुए हैं, तो उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक चीजें इसमें से याद रखनी है और अगर इनके अलावा कुछ रह जाए तो मैं उसको भी आपको है ना अलग से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो भी हम देख लेंगे और फिर प्रोटीन शुरू करेंगे। तो मैं आपको अमीनो अम्ल वगैरह के नाम और जैसे भी जो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, जो न्यूट्रल होता है, उन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं।